Welcome students. Today we will discuss the transition metal allyl complexes. The allyl ligand, that is 3 carbon ligand, when complex with the metal atom, then it forms the transition metal allyl complexes. ट्रांजिशन मेटल अलाइल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वेरियस टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो होती है उनमें अलाइल जो लिगेंड है वो शो करता है. अलाइल जो लिगेंड होता है वो वर्सेटाइल कैरेक्टर कैरी करता है, वो बहुत तरीके से मेटल के साथ बाइंड कर सकता है. मेनली जो 3 डिफरेंट वेज है जिसके साथ वो मेटल से बाइंड करता है वो ये हैं. फर्स्ट वन मोनोहेप्टो ईटा 1 एक्स टाइप 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड. इसमें क्या होता है कि आपका जो अलाइल लिगेंड है उसमें आपके 3 कार्बन एटम है, उसमें से एक कार्बन एटम जो होता है वो मेटल के साथ बाइंड करता है. दैट्स वाई ईटा 1 उसकी हेप्टिसिटी होती है. और उस टाइम जब वो बाइंड करता है सिंगल कार्बन से मेटल एटम के साथ में, तब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है. एंड इस टाइप का वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट जो बाइंडिंग मोड होता है दैट इज ट्राईहेप्टो एलेक्स टाइप 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड. इसमें क्या होता है कि आपका जो 3 कार्बन होते हैं अलाइल लिगेंड में, वो तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली मेटल के साथ बाइंड करते हैं इन दिस मैनर. ये आपके 3 कार्बन हैं 1 2 एंड 3, थोड़ा मिस्टेकन गिवन है, ये बाइंडिंग शो कर रहा है, बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन नहीं है. दिस इज C1 ऑफ अलाइल लिगेंड इज बाइंडिंग विद द मेटल एटम. ये C2 है और ये C3 है. ठीक है. और इसको हम रेजोनेंस की तरफ दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं इसको इस तरह से भी, बिकॉज इस तरह से लिगेंड होता है आपका CH2 CH एंड CH2. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है अभी एक रेडिकल की फॉर्म में, और ये जब डीलोकलाइजेशन शो करता है तो इस तरह का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है इन दिस मैनर. अगर मेटल आपके इस एटम से भी बाइंडेड है और इस पाई बॉन्ड से भी बाइंडेड है तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं. नेक्स्ट जो टाइप है वो है ब्रिजिंग लिगेंड की तरह भी आपका अलाइल लिगेंड बिहेव कर सकता है. इसमें क्या होगा कि आपका जो मेटल एटम होगा वो मोर देन 1 होगा, और उसमें आपका जो लिगेंड है वो 2 टाइप की बाइंडिंग शो कर सकता है, ईटा 1 बाइंडिंग एंड ईटा 2 बाइंडिंग. ईटा 1 बाइंडिंग में क्या होगा, वो इस ये मैनर, ये आपका अलाइल लिगेंड है, तो इसमें 1 कार्बन एटम जो है आपका एक मेटल के साथ बाइंड कर रहा है, और आपका ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका दूसरी मेटल के साथ बाइंड कर रहा है. तो ये पाई बॉन्ड में 2 कार्बन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हेप्टासिटी इस साइड होगा इसका ईटा 2, और यहाँ पे एक कार्बन इन्वॉल्व है इस मेटल के साथ बाइंडिंग में, तो इसका हेप्टासिटी होगा ईटा 1. ऐसे ही आपका दूसरा जो अलाइल लिगेंड है वो क्या करेगा, अब रिवर्स मैनर में डोनेशन करेगा. यहाँ पे दिस जो मेटल फर्स्ट वाला प्लेटिनम मेटल था उसको अब ईटा 2 से डोनेट किया जाएगा पाई बॉन्ड, और जो आपका प्लेटिनम 2 है उसमें आपका ये आपका जो आपका CH2 पे जो रेडिकल प्रेजेंट है वो डोनेट किया जाएगा टू द मेटल एटम, ये ईटा 1 से डोनेट किया जाएगा. तो ये 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ बाइंडिंग जो है आपका अलाइल लिगेंड विद मेटल एटम शो कर सकता है. So it can be behave as eta 1, eta 3, and in brazing form it can behave as a eta 2 also. Now we see the method of preparation of the transition metal allyl complexes. The generally जो होता है eta 3 फॉर्म में ही रहता है कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म होता है वो. सो यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं वो eta 3 फॉर्म में जब अलाइल रहता है तब वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है वो देख रहे हैं. तो फर्स्ट मेथड है कन्वर्जन ऑफ eta 1 अलाइल टू द eta 3 अलाइल. आपका जो ईटा 1 अलाइल का कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होगा हम उसको ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो फर्स्टली पहले ईटा 1 प्रिपेयर किया जाएगा. ईटा 1 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, आपका जो मेटल कार्बोनिलेट होता है, ठीक है, उसका रिएक्शन कराया जाता है विद द अलाइल ब्रोमाइड या अलाइल हेलाइड के साथ, कोई भी हेलाइड हो सकता है उसमें. तो उसमें क्या होता है आपका यहाँ से Br रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा और वो क्या होगा इसके साथ बाइंड करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरह से आपकी बाइंडिंग शो होती है. ठीक है. तो ये आपका ईटा 1 से बाइंड कर रहा है अलाइल जो लिगेंड है वो मेटल एटम के साथ. नव नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका कन्वर्जन ऑफ ईटा 1 टू ईटा 3 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंस में, या फिर आप टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होगा आपका, जब ये ईटा 3 में कन्वर्ट होगा, नाउ इट्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनर
और जैसे ईटा 3 में हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अगर हम इसको ईटा 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है मेटल एटम पे। सो उस इलेक्ट्रॉन काउंट को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, मेटल एटम के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड है वो उनको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कार्बोनिल का 5 नंबर प्रेजेंट है। जैसे ही इसको थर्मल एनर्जी या फिर सनलाइट प्रोवाइड की जाएगी, ये क्या करेगा, इसका एक कार्बोनिल को वो डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जब अलाइल लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड वहाँ से रिमूव हो जाएगा टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन काउंट। तो डिफरेंस इन ईटा 1 एंड ईटा 3 कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ईटा 1 में आपका कार्बोनिल का नंबर 5 होता है, अलाइल लिगेंड होता है आपके पास और एक मेटल एटम होता है। जब वो ईटा 3 बन रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोनिल का नंबर उसमें 4 होता है, अलाइल लिगेंड होता है और सेम मेटल एटम होता है। नेक्स्ट इज यूजिंग अलाइल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या होता है इसमें, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उसमें जो आर ग्रुप होता है वो ही हम अलाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आर ग्रुप होता है कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आर होगा वो क्या होगा, कोई अलाइल ग्रुप होगा। तो अलाइल ग्रुप बियरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन किया जाता है मेटल ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एट लो टेम्परेचर, देन वी कैन प्रिपेयर द transition metal eta 3 allyl complexes. Here you can see this is transition metal halide, this is allyl Grignard reagent, and it forms the transition metal allyl complex by removing the magnesium bromide chloride. Okay, you simply know कि ये R ग्रुप होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है और ये रिप्लेस कर देगा इस क्लोराइड आयन को, इसमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सिंपली यहाँ पे। तो इससे जो यहाँ पे आपका ये निकल के साथ डाई अलाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल जो प्रिपेयर हुआ है उसमें इसका स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में हो सकता है। ये आइसोमर फॉर्म में प्रिपेयर होगा, ये इट मे बी इन द सिस आइसोमर और इट मे बी इन द ट्रांस आइसोमर। रेशो जो होगा इसका वो अलग अलग होता है। जो ट्रांस आइसोमर होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से हम जैसे हमने अभी निकल का प्रिपेयर किया है, सेम इसमें हम पैलेडियम और प्लेटिनम को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम पैलेडियम ड्राई क्लोराइड लेंगे और तो हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्लेटिनम डाइक्लोराइड लेंगे तो हम उसके अलाइल कॉम्प्लेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा मेटल एटम यूज़ करते हैं, लाइक हमको फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल एटम यूज़ करने हैं और लाइक दिस, अगर मेटल एटम हमें यूज़ करना है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, तो हम उसमें क्या करेंगे, आपका ट्राईक्लोराइड मेटल एटम का जो हैलाइड लेंगे, ट्राई हैलाइड लेंगे और उसके बाद उसकी रिएक्शन कराएंगे विद 3 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि अलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो हम वहाँ पे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आयरन के साथ में 3 अलाइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे या वैनेडियम के साथ 3 अलाइल बॉन्डेड होंगे। निकिल पैलेडियम प्लेटिनम में 2 अलाइल बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है बाय द एलिमिनेशन ऑफ HCl फ्रॉम द एल्कीन मेटल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। जो आपका ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें से HCl को रिमूव करके भी वी कैन प्रिपेयर द ट्रांजिशन मेटल eta 3 अलाइल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कैसे, यू कैन सी यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स लिए हमने, जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, पहले ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो डाइमर फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है। ये आपका डाइमर फॉर्म है, ठीक है। और इस डाइमर फॉर्म में देखो ये आपका एक ट्रांजिशन मेटल एल्कीन यूनिट है, ओके। इसमें क्या हो रहा है, आपका HCl रिमूव होगा यहाँ से जब हम इसको 80 to 100 थर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में और एसिडिक कंडीशन में रखेंगे। तो आपका जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये एल्कीन ग्रुप है आपका। एल्कीन का ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसमें से एक H और आपका जो पैलेडियम के साथ एक क्लोराइड लगा हुआ है, ये दोनों इन द फॉर्म ऑफ HCl रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। जब ये H यहाँ से रिमूव होगा तो यू कैन सी कि H पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होता है यहाँ से, तो यहाँ पे CH के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब यहाँ पे डिलोकलाइजेशन शो करेगा विद दिस डबल बॉन्ड, और ये मोइटी जो है वो इस तरह से बन जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन था इस पे और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में इस तरह से डिलोकलाइजेशन शो करेंगे और ये एक अलाइल का फॉर्मेशन हो गया। बस CH2 अलाइल लिगेंड होता है, उसका फॉर्मेशन हो गया और मेटल एटम इसके साथ यहाँ पे अटैच होगा।
ओके। ऐसा ये जो डाइमर है उसके दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही होगा, वहाँ पे भी HCl का रिमूवल होगा। यू कैन सी ये अनदर पार्ट है इसका, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये Cl और इस Me से एक H रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे अलाइल का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर इस तरह से नीचे गिवन है। ब्रिज्ड क्लोराइड है जो अपने उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, और इधर आपका अलाइल आ गया है और इधर आपका अलाइल आ गया है, और दोनों ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंट है बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द प्रोटोनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स। आपका 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स है ये आपका, जिसमें आपका जो है मेटल एटम के साथ ये बॉन्डेड है, और जब हम इसका प्रोटोनेशन कराते हैं, प्रोटोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा, यहाँ पे HCl यूज़ किया गया है। जब HCl यहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी ब्यूटाडाइन पे, तो उससे क्या होगा, मेटल एटम जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके मेटल एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा कि आपका जो यहाँ से क्लोराइड आयन है वो मेटल एटम के साथ अटैच हो जाएगा टू कंपेंसेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड क्रिएट था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है उसकी वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और जो कि डीलोकलाइजेशन शो करता है विद दिस पाई बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल हाइड्राइड टू डाइईन। ये आपका ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स है, ये डाइन है, इसमें आपका 2 बार मेटल हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। जो आप रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, मेटल हाइड्राइड रिएक्शंस क्या होती हैं, सिस इंसर्शन होता है इसका डबल बॉन्ड के ऊपर, एक एंड के ऊपर आपका H जाता है, एक के ऊपर आपका M जाता है, ठीक है। M वहाँ जाएगा जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, H वहाँ जाएगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगा। फर्स्टली यहाँ पे इस बॉन्ड पे आपका एडिशन होता है, यहाँ H ऐड होता है, यहाँ पे आपका LNM ऐड होता है। उसके बाद इसकी दूसरी पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये उसके साथ फर्दर रिएक्शन शो करता है, जिससे मेटल की पोजीशन मूव हो जाती है, और इस तरह से आपका अलाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अगर हम इसकी डिस्कस करें तो ये जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू हम इसके मॉलिक्यूल को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। उनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है, बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल चूजन है दैट इज डाई अलाइल निकल कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर शो करता है, जिसमें निकल जो होता है वो 2 अलाइल ग्रुप के बीच में स्टैक्ड होता है, जो सैंडविच की फॉर्मेशन करता है। जैसे सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड के बीच में आप फिलिंग करते हैं, पोटैटो की फिलिंग करते हैं, जो भी आप फिल करते हैं, ठीक है, तो ये उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और मैंने पहले बताया था ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 फॉर्म में, 2 आइसोमर फॉर्म में प्रिपेयर होता है, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरे टेक्निक और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक के अकॉर्डिंग यहाँ पे NiC, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, सॉरी दिस इज C1, C2 एंड C3। जो C1 निकल और C1 का जो बॉन्ड लेंथ है और निकल और C3 का बॉन्ड लेंथ है, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, निकल, ठीक है, दिस इज C1, C2 एंड C3। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाला सॉरी निकल और C1 का जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 1.98 एंगस्ट्रॉम, और जो C2 और निकल का डिस्टेंस यानी ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 2.03 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये वाले जो कार्बन है वो मेटल के पास है, और जो बीच वाला कार्बन है वो मेटल से थोड़ा दूर है। उसके बाद जो अलाइल लिगेंड में 3 कार्बन है, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और ईच कार्बन एटम ऑन द अलाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और जो मेटल और निकल का जो CC डिस्टेंस है, मीन ऑफ CC डिस्टेंस, जो तीनों कार्बन आपस में ये वाले जो तीनों कार्बन है, ठीक है, उनका जो मीन डिस्टेंस होता है C और C, ये वाली जो डिस्टेंस है उसका जो मीन आता है दैट इज़ 1.41। वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक जो बॉन्ड, एक CC डिस्टेंस है वो डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। आफ्टर द रेजोनेंस क्या होता है, वो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कहीं पे 1.5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 1.5 के हिसाब से जो होती है बॉन्ड लेंथ, एक से थोड़ी छोटी आती है, और दो बॉन्ड ऑर्डर से थोड़ी बड़ी बॉन्ड लेंथ आती है इसकी। अब देखते हैं बॉन्डिंग इसमें। तो बॉन्डिंग में पहले हम डिस्कस करेंगे अलाइल लिगेंड में आपस में बॉन्डिंग किस तरह से होती है।
देन मेटल के साथ वो कैसे बाइंड करता है वो देखेंगे। तो जो अलाइल आपका कार्बन लिगेंड है उसमें 3 कार्बन है और वो तीनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस फॉर्म में है वो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिंगली फिल्ड होती है उसके चारों ऑर्बिटल, जिसमें से एक s और 2 p, px एंड py मिलके sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। वो तीनों ऑर्बिटल जो होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये C1 है आपका, ये C2 है और ये C3। C1 आपका एक अपना एक कोवेलेंट बॉन्ड जैसे C2 कार्बन के साथ फॉर्म करता है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड वो 2 हाइड्रोजन के साथ में फॉर्म करते हैं इस मैनर में। ठीक है, आपका जो C2 है वो क्या करता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, एक C1 के साथ में और एक C3 के साथ में, और उसका तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो H के साथ बॉन्डेड होती है, इस H के साथ में। ठीक है, और जो आपका C3 होता है वो सिमिलर टू C1 के आपका बॉन्डिंग शो करता है। एक तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है C2 के साथ में और 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन के साथ में। उसके बाद इन तीनों ही कार्बन के ऊपर आप देख पा रहे हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद तीनों कार्बन पे क्या बच रहा है, एक एक एटॉमिक सिंगली फिल्ड ऑर्बिटल बच रही है, दैट इज pz। ठीक है, ये सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स तीनों के ऊपर बच रही है जो कि परपेंडिकुलर है CC प्लेन के, और लेकिन तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्बिटल जो आपस में पैरेलल है वो क्या करती है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल करती हैं और जिससे ये बाइमोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जब 3 ऑर्बिटल कंबाइन करती है तो 3 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती है, और वो है जैसे psi1, psi2 एंड psi3। ठीक है, जिसमें से psi1 जो होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, psi2 इज नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि सिंगली फिल्ड है, और psi3 जो होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। ये अलाइल की पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। अब ध्यान रखना, और जैसे हमने एल्कीन और एल्काइन पढ़े हैं वहाँ पे क्या होता है, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जितना फॉर्म होता है उतना एंटी बॉन्डिंग बाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इवन होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ओड हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह का ऑर्बिटल फॉर्म होता है, psi1 psi2 psi3। ठीक है, अगर आपका 5 होता तो यहाँ पे 5 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते, psi1 psi2 psi3 psi4 एंड psi5। ईच कार्बन एटम विल फॉर्म है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल 3 है, तीनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें करेंगे तो लोअर एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिट करेंगे, फिर उससे हायर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो फिल हो जाएगा। नंबर ऑफ नोड्स की बात करते हैं, नोड्स क्या होता है, अगर आपका जिस तरह से ये होता है इसका शेप, psi1 का ये होता है, psi2 का ये होता है, psi3 का ये होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं कि जितने कार्बन एटम होते हैं हम इतनी उतनी ही लोब्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसमें हम साइन कैसे रखते हैं, प्लस माइनस का साइन कैसे रखते हैं, अगर आपका जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो लेबलिंग है वो अगर आपका ओड है तो आप क्या करेंगे, आपके टर्मिनल एंड पे जो भी लोब्स होंगी उसके सिमिलर साइंस रखते हैं। ठीक है, और अगर आपका उसका नंबर इवन है, जैसे psi2 है, दिस नंबर इज इवन, तो आप क्या करेंगे, टर्मिनल नंबर पे क्या करेंगे, आपका अल्टरनेट जो है आपका साइन आएगा। ठीक है, अलग अलग साइन क्रिएट करेंगे, इस पे जैसे प्लस कर दिया हमने, माइनस कर दिया, और जो बीच में ऑर्बिटल बच गई है उसमें आप प्लस रख दीजिए चाहे माइनस रख दीजिए। ठीक है, और जैसे psi3 हो गया, अगेन इवन नंबर आ गया तो टर्मिनल्स पे हम दोनों पे क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, और बीच में हम फिर उसका अपोजिट चार्ज रखेंगे, अपोजिट साइन रखेंगे, ये चार्ज नहीं है ये साइन है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 ऑर्बिटल्स अलाइल के पास प्रेजेंट है, जिसमें से एक कम्प्लीटली फिल्ड है, एक सिंगली फिल्ड है और एक कम्प्लीटली वैकेंट है। उसके बाद देखते हैं मेटल एटम पे क्या होता है। मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो sp और z जो ऑर्बिटल d ऑर्बिटल जो होती हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसमें से यहाँ पे वो ड्रॉ की गई है जो जिनकी शेप जो है जो अलाइल लिगेंड जो है उसकी जो आपकी ये 3 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है, psi1 psi2 psi3, इनसे मैच करती है वो वाली ऑर्बिटल्स यहाँ पे ड्रॉ की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि ये आपका एक s ऑर्बिटल है, py px ऑफ मेटल एटम, pz ऑफ मेटल एटम, dz स्क्वायर ऑफ मेटल एटम, dyz एंड dxz। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो शेप होती है वो सिमिलर होती है टू दिस अलाइल लिगेंड्स पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ओवरलैप करती हैं ड्यूरिंग द बॉन्डिंग विद द अलाइल लिगेंड। और जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, आपका क्या करता है, जो आपका अलाइल लिगेंड है उसका जो psi1 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करता है वैकेंट एस के साथ, pz के साथ, या फिर dz स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल। इन तीनों का जो शेप होता है वो अलाइल लिगेंड के psi1 के शेप से मैच करता है, तो ये आपस में
ओवरलैप करेंगे। साई 1 के पास आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल में किसी भी तीनों में से किसी एक ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर देता है और अलाइल मेटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका साई 2 है। साई 2 में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट कैन बिहेव एज अ पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। कंडीशन पे डिपेंड करता है। मेटल एटम के पास अगर कोई सिंगली फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो क्या करता है, वो उसके साथ ओवरलैप करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन और मेटल का एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है मेटल एटम और अलाइल लिगेंड के बीच में। ये जो बॉन्डिंग है दैट इज कंट्रोवर्शियल, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा प्रूफिंग नहीं है कि जो आपका साई 2 है वो मेटल के साथ किस तरह से बॉन्डिंग शो करता है। बट इन जनरल ऐसा ही हो सकता है कि आपका साई 2 का सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के किसी ऑर्बिटल में जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसका शेप साई 2 के शेप से मैच करता है, उसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बट आप देख पा रहे हो ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में हमने एल्कीन और एल्काइंस पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो है अभी कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद आता है आपका साई 3 जो कि कम्प्लीटली वैकेंट है। वो क्या करता है, मेटल की फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि होती है उसके पास पी एक्स और डी एक्स जेड, इनके साथ में ओवरलैप करता है। ये फील्ड है मेटल की, ठीक है, अगर किसी मेटल एटम के पास ये फील्ड है तो उसके साथ आपका साई 3 ओवरलैप करेगा और फील्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल एटम ट्रांसफर हो जाते हैं टू द साई 3 जो कि एक पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली वैकेंट है। सो यहाँ पे बैक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी बैक पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग आता है ट्रांजिशन मेटल अलाइल कॉम्प्लेक्सेस में, अलाइल लिगेंड और मेटल के बीच में। जो बॉन्डिंग हो रही है द एक्सटेंट टू विच द मेटल ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, ये डिपेंड करता है कि द रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जो मेटल एटम की ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कैसी है, तो वो उसी टाइप की अलाइल की जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल उनके साथ ओवरलैप करेगा। दूसरा देयर रेडियल डिफ्यूजनेस, जो ऑर्बिटल का रेडियल एरिया है उसका और जो अलाइल की ऑर्बिटल है वो कितना डिफ्यूज हो पा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसा होगा और एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, और वो रियली में कितना ओवरलैप कर पा रही है। एक तो शेप पे डिपेंड करेगा, एक उनकी डिफ्यूजनेस पे डिपेंड करेगा, और एक रियली वो कितना आपस में ओवरलैप कर सकती हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा यहाँ पे आपका ट्रांजिशन मेटल अलाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होते हैं, अगर वो होमोलेप्टिक है मीन्स उसमें सेम मेटल एटम के साथ सेम काइंड ऑफ अलाइल लिगेंड अटैच है, चाहे उसका नंबर 2 है या 3 है, सेम अलाइल लिगेंड अटैच है, तो उसको हम होमोलेप्टिक ट्रांजिशन मेटल अलाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो जनरली क्या होते हैं, पायरोफोरिक इन नेचर होते हैं एंड मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। पायरोफोरिक से मतलब नेचर क्या है, अगर हम उसको स्क्रैच करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से स्पार्कल्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, दो पत्थर को आपस में स्क्रैच करते हैं तो वहाँ से थोड़ा आपको स्पार्कलिंग नज़र आती है, उसी तरह का नेचर होता है इसका। और ये मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। जो आपका डाई अलाइल निकल कॉम्प्लेक्स था उसका कलर जो है वो येलो कलर है, वो भी एक पायरोफोरिक कंपाउंड है और वो मेल्ट हो जाता है एट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वो इतना अनस्टेबल है देखो कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आपका ईटा 1 और ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्स है उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ IR स्टडीज़। जो आपका IR स्टडीज़ क्या होती है ये आपको पता है, ये बताती है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो वो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर बॉन्ड के रिगार्डिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड वीक है, तो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, कम आएगी। तो ये कैसे ईटा 1 और ईटा 3 को कॉम्प्लेक्स को डिफ्रेंशिएट करता है, तो देखिए आप, ये आपका कॉम्प्लेक्स है पेंटाकार्बोनिल ईटा 1 अलाइल मैग्नीज। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जो अलाइल कॉम्प्लेक्स है उसमें C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ ऐसे मेटल अटैच है, इस C डबल बॉन्ड C की जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 1620 के आसपास। ये जब ईटा 1 फॉर्म में मेटल से अटैच है, वहीं पे जब ये अलाइल लिगेंड ईटा 3 फॉर्म में मेटल से अटैच है तो इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो तब उस केस में सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है 1505 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है,
ये डिफरेंस जो है वो इन IR वैल्यू ये बताएगा कि आपका मॉलिक्यूल जो है ईटा 1 है, लिगेंड उसमें प्रेजेंट, या ईटा 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, जो आपका ईटा 3 से जब बाइंडेड है तो C स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम क्यों हो गई है, उसका रीज़न क्या है कि जब ईटा 3 से बाइंडेड होगा तो उसमें आपका पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे आपका बैक पाई बॉन्डिंग होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड के रेस्पेक्टिवली क्या है, एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो मेटल एटम क्या करता है, इस पाई एंटी बॉन्डिंग में बैक डोनेशन कर देता है। उस बैक डोनेशन की वजह से मैंने आपको बताया ऑलवेज जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्डिंग बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो वीक हो जाने से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर उसका रिड्यूस हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वीक हो जाती है, तो IR स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। फोर्स कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है IR स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से इन केस ऑफ ईटा 3 बैक पाई बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जा रहा है C और C का, और जिसकी वजह से IR स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है। जो ईटा 3 अलाइल कॉम्प्लेक्सेस है, दे कैन शो द फ्लक्सोनियल बिहेवियर। जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो समटाइम्स ईटा, आपका जो लिगेंड है समटाइम्स वो ईटा 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसको इनकमिंग लिगेंड कुछ मिल रहा है तो वो अपने आप को क्या करता है, वो लिगेंड ईटा 1 में कन्वर्ट कर लेता है और लिगेंड को सब्सटीट्यूट करा देता है या उसका इंटेक करा लेता है। तो इस टाइप का बिहेवियर जो कि रिजिड नहीं है, फ्लक्सोनियल का मतलब है नॉन रिजिडिटी, तो वो अपने आप को ईटा 1 में भी कन्वर्ट कर रहा है और ईटा 3 में भी। चेंज इन द हेप्टासिटी ड्यूरिंग द मॉलिक्यूल या इनसाइड द मॉलिक्यूल इज नोन एज द फ्लक्सोनियल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये शो कर सकते हैं बिकॉज ये चेंज इन हेप्टासिटी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो ईटा 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू ईटा 1। ये जो है यहाँ पे वेरिएशन शो कर सकते हैं, ये ईटा 1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये किसी भी इनकमिंग लिगेंड को आसानी से इनटेक करा लेता है, बिकॉज अभी ईटा 3 में है, बिना इलेक्ट्रॉन काउंट को चेंज किए ईटा 3 से ईटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का स्पेस हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपका इनकमिंग लिगेंड फिल कर देगा, ठीक है। तो इससे ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है, किसी भी इनकमिंग लिगेंड के प्रेजेंस में ये हाईली रिएक्टिव होता है ड्यू टू देयर चेंज इन द हेप्टासिटी और ड्यू टू देयर फ्लक्सोनियल बिहेवियर। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। ये CO2 और CO मॉलिक्यूल को आसानी से इंसर्ट करा लेता है ईटा 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपका ईटा 3 लिगेंड है, उसमें आपका एक जो है ईटा डाई अलाइल लिगेंड है, तो एक अलाइल लिगेंड क्या करता है, आपका CO2 को इंसर्ट करा लेता है, जिसमें जो O है वो मेटल के साथ बाइंड हो जाता है विद इन रिस्पेक्ट टू कार्बन। अलाइल लिगेंड का कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के C से बाइंड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का O है वो मेटल एटम के साथ बाइंड होगा, और एक आपका जो लिगेंड है वो एज इट इज रहेगा। इस तरह की इंसर्शन रिएक्शन ये आसानी से शो कर सकते हैं। वो ऐसे शो कर सकते हैं जैसे आपका ये C अगर मैकेनिज्म देखें तो C डबल बॉन्ड होता है, ये आपका एलाइल होता है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव इस कार्बन को देगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस C और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है मेटल एटम को आसानी से डोनेट करके मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन। इस तरह की बॉन्डिंग शो करता है ये। नेक्स्ट रिएक्शन शो करता है ये रिएक्शन विद द इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल के साथ आसानी से रिएक्शन शो कर सकता है बिकॉज इसके पास जब ये ईटा 1 फॉर्म में होता है, ठीक है, ईटा 1 फॉर्म में होगा तो इसके पास एक पाई बॉन्ड एज इट इज पड़ा रहता है, पाई बॉन्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। वो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अपने बॉन्ड डोनेट करेगा, जब ये डोनेट करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सेंटर कार्बन के ऊपर, उसको कंपनसेट करने के लिए जो आयरन बॉन्ड है मेटल एटम का वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो डिलोक्लेशन शो करेगा विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल कार्बन, ठीक है। तो वो इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो आपका एलाइल कॉम्प्लेक्स था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स में। रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल जो है कब रिएक्शन करेगा, जब ये आपका ईटा 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ईटा 3 फॉर्म में टर्मिनल कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, उसके बाद जो है वो अगेन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन ये शो कर सकता है,
रिडक्टिव एलिमिनेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, आपका कोई ब्रोमाइड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये दोनों बी आर नेगेटिव, एक बी आर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ऐसे टूट जाएगा, बी आर एक इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद आपका जो निकल है वो क्या करेगा, वो अपने CO को रिलीज कर देगा, और जैसे ही इस कार्बन के ऊपर एक रेडिकल आएगा, आगे देखिए जो कार्बन अटैच है इस कार्बन के साथ, उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो वो ये रेडिकल इस कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा और अलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये अलाइल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे NiCO4 में से जो निकल है वो CO को डिसोशिएट कर देगा, ठीक है, और वहाँ पे जाके खुद अटैच हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले ब्रोमाइड के साथ होगा, वहाँ पे वो मेटल के साथ बाइंड हो जाएगा। इस तरह से रिडक्टिव एलिमिनेशन भी शो कर सकता है ये। लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है, जैसे मैंने बताया फ्लक्शोनियल बिहेवियर शो करता है, तो ईटा 3 से ईटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनर को इनटेक कर लेगा, जैसे यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। ये आपका ईटा 3 फॉर्म में है, अभी आपका इनकमिंग लिगेंड है 2 फिनाइल ट्राइफिनाइल फोस्फीन, जो कि आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ईच मॉलिक्यूल इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है दोनों अलाइल, ठीक है, इसको भी ईटा 1 में कर देंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, इसको भी, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बचे, उन दो इलेक्ट्रॉन को कौन फिल कर देगा, आपका ट्राइफिनाइल फोस्फीन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड है वो डिसोशिएट नहीं होता मेटल एटम से, और आपका इनकमिंग लिगेंड अटैच भी हो जाता है। ये इस टाइप की जो रिएक्शन होती है काफ़ी फेवरेबल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती। जब बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है किसी चीज़ में तो आपको पता है वहाँ एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर हेपेसिटी चेंज हो रही है तो वहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग लिगेंड जब आएगा उल्टा एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज़ यूजफुल। तो यहाँ पे आपका एज इट इज़ यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, दोनों अलाइल लिगेंड जो कि अब ईटा 1 में कन्वर्ट हो गए, और 2 यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर अटैच हो गए। इस टाइप की रिएक्शंस भी ये शो कर सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इट कैन ऑल्सो शो द मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो पैलेडियम का ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और वो उसमें जो आपका इनकमिंग मेटल है वो Hg है। ट्रांस मेटलेशन रिएक्शन ये यहाँ शो कर रहा है, आपका Hg हो है वो मेटल को रिप्लेस कर देगा, Hg वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि आपका जो क्लोराइड मॉलिक्यूल है HgCl2 वो रिमूव हो जाता है, और Hg आपका डाई अलाइल जो कि ईटा 1 फॉर्म में है उसके साथ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। सो विद दिस आई एंड अप दिस ट्रांजिशन मेटल अलाइल कॉम्प्लेक्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। So read it. If you have any doubt, then you can also comment and you can ask. Till then, stay at your home and be safe.